हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आफ्टर एक्सप्लेनर। तो आज की मूवी की शुरुआत में हम फ्लोरिडा नाम के शहर को देखते हैं, जहाँ पर हमें उसमें एक छोटा सा कैफे देखेंगे जिसमें एक 17 साल की लड़की लीजा काम करती है। वह सभी कस्टमर को बहुत अच्छे से ट्रीट करती है, जिससे उसके बॉस उससे बहुत खुश होते हैं। लीजा अपना काम खत्म करके रोज की तरह अपने घर जा रही है, तब हमें उसके चेहरे पर एक उदासी देखने को मिलती है। सभी काम खत्म करने के बाद जब घर जाते हैं तो उनके चेहरे पर एक स्माइल होती है, लेकिन लीजा के लिए घर का मतलब कुछ और ही था, क्योंकि वह घर उसके लिए नर्क से कम नहीं था। रास्ते में वह उसके साथ हो रही बुरी चीजों के बारे में सोचती है, जिसमें एक आदमी को देखते हैं। अब वह आदमी कौन है यह हम आपको जल्दी बताएंगे। तभी जाते हुए सुनसान रास्ते में उसकी नजर एक ब्लैक कार पर पड़ती है, जिसे देखकर वह घबरा जाती है और साइकिल की स्पीड तेज करके उससे दूर भागती है और सीधा अपने घर जाकर रुकती है, जहां हमें पता चलता है कि यह लीजा का घर नहीं, वह उसकी नानी के घर और उसके बॉयफ्रेंड के घर में रहती है। वह अपनी नानी और उनके बॉयफ्रेंड मॉरिस के साथ रहती है। मॉरिस वही आदमी है जिसके बारे में लीजा अभी थोड़ी देर पहले सोच रही थी, जहाँ मॉरिस उसकी नानी को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, जिसके बदले में उसे हर रात लीजा के रूम में एंट्री मिलती है। एक दिन लीजा इन सभी चीजों से परेशान होकर सुसाइड नोट लिखती है, पर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह अपनी जान दे सके। यहाँ हमें पता चलता है कि लीजा की माँ ने 14 साल की उम्र में उसको नानी के पास भेज दिया था। लीजा को ये लगता था कि उसकी नानी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए वह उसकी सारी सैलरी उन्हें दे दिया करती थी ताकि उन्हें मॉरिस से मदद न लेनी पड़े। लेकिन लीजा के इतना करने के बावजूद भी आज तक कुछ नहीं बदला था। अगले दिन लीजा अपनी छोटी बहन को कॉल करती है और उसे बताती है कि उसे यहाँ पर नहीं रहना है, उसे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसकी छोटी बहन से बात करने के दौरान वो अपनी मॉम से भी बात करती है। लीजा के साथ हो रही जो भी घटनाएं होती हैं उसके बारे में लीजा अपनी मॉम को बताती है, जिसको सुनने के बावजूद उसकी मॉम कहती हैं कि कुछ भी हो लेकिन तुम्हें वहीं रहना है, तुम्हें अपनी नानी को सपोर्ट करना है। और यह सब कहकर उसकी मॉम फोन रख देती हैं। अब यहाँ पर एक बात साफ हो जाती है कि लीजा के साथ जो भी घटनाएं हो रही थी उसकी मॉम को पहले से ही सब कुछ पता होता है, मगर लीजा की मॉम को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ उसके साथ क्या हो रहा है। अब हम यहाँ देखते हैं कि लीजा की जिंदगी पूरी तरीके से नर्क बन चुकी है, लेकिन क्या इससे भी बुरा और कुछ हो सकता था। अब यहाँ हम देखते हैं कि लीजा की जिंदगी में इससे भी बड़ा तूफान आने वाला था, जो कि लीजा की जिंदगी को बिल्कुल झकझोर के रख देगा। अगले दिन जब वो कैफे से निकलती है तो उसे रास्ते में फिर वही ब्लैक कार दिखाई देती है, जिसको उसने पिछली रात देखा था। इस बार वो कार उसका पीछा करने लगती है। जब वो अपनी साइकिल को तेजी से बढ़ाती है तो वो कार भी उसके साथ साथ तेजी से अपनी स्पीड को बढ़ा लेती है। लीजा कार को देखते हुए अपनी साइकिल को चला रही थी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर पीछे से एक आदमी आता है और उसे पकड़ लेता है और उसे किडनैप कर लेता है। वो लीजा को ब्लैक रंग की कार में ले जाता है और उसके साथ बहुत ज्यादा गलत काम करता है। और इतना ही नहीं, उसके बाद वो उसे फ्लैट पर ले जाता है। जब वो आदमी उसको लेकर उस कार में आता है तो वह उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है ताकि लीजा उसके चेहरे को ना देख सके। जब वो लीजा को अपने साथ कार में ले जाने लगता है तो वो नहीं जानती थी कि वो उसे कहाँ ले जा रहा है और वो उसके साथ अब और क्या करने वाला है। वो आदमी उसे अपने साथ शहर से दूर एक सुनसान अपार्टमेंट में ले जाता है, जहाँ पर वह उसके साथ फिर से वही सब गलत काम करता है। अब लीजा इस बात को समझ चुकी थी कि वह आदमी नहीं एक साइको है। अब लीजा यहाँ पर सोचती है कि यह सब कुछ उसके साथ कोई पहली बार नहीं हुआ, यह सब तो उसकी नानी के घर में अक्सर होता रहता है। अब लीजा के लिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट था कि उसका जिंदा रहना और वो यहाँ से कैसे निकले, इसके बारे में वह सोचती है। अब हम लीजा को देखते हैं कि वो आदमी उसके साथ बहुत गलत काम करता है, लेकिन उसके बावजूद लीजा उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आती है। उससे वह बहुत प्यार से बात करती है और हमेशा सॉरी बोलती रहती है। लीजा यहाँ पर सोचती है कि उस आदमी के साथ जरूर ही किसी लड़की ने बहुत गलत किया है, तभी वह इस तरीके से साइको हो गया है। लीजा उस आदमी से कहती है कि जरूर तुम्हें किसी लड़की ने धोखा दिया है, वरना तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। और लीजा इस तरीके से अपनी बातों में उस आदमी को मैनिपुलेट कर लेती है। वो आदमी उसकी बातों में आ जाता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि लीजा की नानी उसके घर न आने के लिए एक मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने जाती है, जहाँ पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। पुलिस सबसे पहले लीजा की माँ के पास जाती है तो वहाँ पर उसकी माँ कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी। यह सुनकर पुलिस ऑफिसर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उसकी छोटी बहन उनसे कहती है कि मेरी बहन ऐसी नहीं है, वह कभी भी किसी के साथ भाग नहीं सकती, जरूर उसके साथ कुछ गलत हुआ है, प्लीज मेरी बहन की हेल्प कर दीजिए, वह बहुत ही बुरी मुसीबत में है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस उस कैफे में जाती है जहाँ पर लीजा काम कर रही होती है और वहाँ पर उसका मालिक भी यही बताता है कि लीजा एक बहुत अच्छी लड़की है, वह बहुत मेहनती लड़की है, वो कभी भी भाग नहीं सकती। अब सीन शिफ्ट होता है उसी अपार्टमेंट में जहाँ पर लीजा बंद रहती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लीजा की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, उसके बावजूद लीजा वहाँ की चीजों को समझने की कोशिश कर रही थी और सारी चीजें अपने माइंड में सेट कर रही होती है। जब वह व्यक्ति उसके पास जाता है तो वह उससे बात करने की कोशिश करती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि लीजा समझ जाती है कि वो आदमी दिमागी रूप से बहुत ज्यादा ही वीक है। वो उसके चेहरे को बार बार छूती है ताकि उसको ये आइडिया लग जाए कि आखिर में वो आदमी दिखता कैसा है। लीजा उस आदमी की बार बार तारीफ करती है, वो एक बहुत अच्छा इंसान है। लीजा यह सब
सब उसके लिए कहती है ताकि वह उस आदमी का भरोसा जीत सके। और यहाँ लीजा उस आदमी को अपने बीमार पिता की झूठी स्टोरी बताती है। वो उसे बताती है कि उसके पिता के अलावा उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है और वह भी बहुत बीमार है। यह सब इसलिए बताती है ताकि वह उस आदमी से थोड़ी हमदर्दी पा सके और वो आदमी उसे रहम खाकर छोड़ दे। लेकिन वो आदमी लीजा को बातों में इतनी जल्दी नहीं आने वाला था, लेकिन एक पॉइंट पर आकर वो लीजा के हाथों को खोल देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लीजा इतना तो समझ गई थी कि उसके गलत कदम उठाने पर वो आदमी उसको गोली भी मार सकता है, क्योंकि वो आदमी लीजा के पास 24 घंटे रहता था। अब लीजा अपनी मौजूदगी का सबूत उस घर में धीरे धीरे छोड़ने के शुरू कर देती है। वह अपने हेयर पिन्स को निकाल कर बेड के नीचे फेंक देती है। उसके बाद वह बाथरूम में जाने का बहाना करती है, जहाँ पर सामने लगे शीशे में वह अपने फिंगरप्रिंट्स बना देती है और वहाँ बाथरूम में रखा हुआ एक जोड़ी जूता उसको वह अच्छे से देखती है, जिसका कलर और डिजाइन वो याद कर सके। लीजा यह सब काम कर रही होती है, तभी वो आदमी समझ जाता है कि लीजा ने बाथरूम अंदर से बंद कर लिया है, इसलिए वो गेट को ताकत से खोलकर अंदर चला जाता है। लेकिन लीजा यहाँ पर नॉर्मल रिएक्ट करती है। वो यहाँ पर ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि उसे उसकी ज्यादा फिक्र है। एक रात जब वो आदमी सो रहा होता है तब वो चुपचाप उठकर उसके फोन से कॉल करने लगती है। जब वहाँ पहले दिन आई थी तभी उसको अंदाजा लग गया था कि इस घर में एक टेलीफोन है, लेकिन इससे पहले वो कॉल लगा पाती आदमी जग जाता है और लीजा को पकड़ लेता है। वो आदमी लीजा से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा होशियार बन रही हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आदमी बहुत ज्यादा वायलेंट हो चुका था और वो लीजा को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन लीजा इस पर कहती है कि वो सिर्फ अपने बीमार पिता को फोन कर रही थी ताकि वो उनसे तबीयत पूछ सके और इसके अलावा कुछ भी नहीं। वो अपने पिता से सिर्फ ये कहना चाहती थी कि वो वहाँ पर बहुत खुश है और उसके लिए परेशान ना हो। लीजा की इमोशनल भरी बातों को सुनकर वह आदमी काफी इमोशनल हो जाता है और वह उसे छोड़ देता है और फिर शांत हो जाता है। ऐसी कंडीशन में उसकी बहन की कही हुई बातें लीजा को याद आती हैं। उसकी छोटी बहन ने उससे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हें गिव अप नहीं करना है। एक दिन जब वो आदमी लीजा के क्लोज आता है तब लीजा उससे कहती है कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं कभी किसी से कुछ नहीं कहूंगी और तुम्हारी गर्लफ्रेंड अपनी मर्जी से बन जाऊंगी। मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। यह बातें सुनकर वह पागल आदमी लीजा से इम्प्रेस हो जाता है और उसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि फ्लोरिडा पुलिस डिपार्टमेंट में एक सीरियल किलर के बारे में पता चलता है, जिसने पिछले 6 महीने में कई लड़कियों को जान से मारा था। वो आदमी भी इस न्यूज को देख रहा होता है और तभी वो सोचता है कि यही सही समय है लीजा को छोड़ने का, क्योंकि पुलिस इतने बड़े केस को सॉल्व करने में बिजी है और इस वक्त पुलिस छोटे मोटे केस पर ध्यान नहीं देगी। और वैसे भी लीजा ने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा है जिससे कि वो उसे पहचान सके। यही सब सोचकर वह आदमी लीजा को उस कार में बिठाकर एक सुनसान जगह पर ले जाता है। इन सुनसान जगह पर आने के बाद फिर से वो आदमी अपने माइंड को चेंज कर लेता है और यहाँ पर लीजा को शूट करने की सोचता है, लेकिन इस पर लीजा उससे कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ और तुम्हारा खूब ख्याल रखना चाहती हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। वो साइको आदमी लीजा की बातों से पिघल जाता है और तभी वो लीजा से कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर पुलिस तुमसे पूछे तो तुम बताना कि मैं एक काला आदमी और शॉर्ट हाइट वाला आदमी हूँ। और इतना बोलकर वो आदमी वहाँ से छोड़कर भाग जाता है। लीजा भी वहाँ से भागती हुई अपने घर को जाती है, जहाँ पर वो अपनी नानी को बताती है कि एक आदमी ने उसे किडनैप कर लिया था, लेकिन यहाँ पर उसकी नानी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लीजा की नानी ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई थी, तो यहाँ पर वह पुलिस को कॉल करके बताती है कि लीजा वापस आ गई है। उसकी नानी को लगता था कि पुलिस भी लीजा की बातों पर यकीन नहीं करेगी, लेकिन वहाँ पर इंस्पेक्टर लीजा से एक बार बात करना चाहता था। पुलिस ऑफिसर जानना चाहते थे कि आखिर लीजा के साथ में हुआ क्या है। लीजा यहाँ पर अपने साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में बताती है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। उन सबका यही कहना था कि अगर उसके साथ कुछ भी गलत हुआ था तो उसकी बॉडी पर कोई भी निशान क्यों नहीं है, यदि उसके हाथ पांव खुले हुए थे तो उसने वहां से भागने की कोशिश क्यों नहीं की और वो चिल्लाई क्यों नहीं। लीजा उन लोगों को बताती है कि आदमी पूरा ही साइको था, मेंटल था, उसके पास एक गन भी थी जिससे वह मुझे बार बार मारने की धमकी दे रहा था, इसलिए उसने कुछ भी नहीं किया, वरना वो आदमी उसे शूट कर देता। लेकिन वहाँ पर जो भी ऑफिसर बैठी हुई उन सबको यह तक लगने लगा था कि लीजा यह सब चीजें मीडिया अटेंशन पाने के लिए कर रही है। वहाँ पर तो लेडी ऑफिसर्स को यह सब लगने लगा था कि लीजा टीवी शोज को इस तरीके से ज्यादा देखती है, तभी वो इस तरीके से कहानियां बता रही है, इसलिए वो इतनी परफेक्ट स्टोरी बताने में कामयाब है। अब यहाँ हम देखते हैं कि लीजा बिल्कुल चुप हो जाती है और वो पूरे तरीके से टूट जाती है, क्योंकि यहाँ पर उसकी किसी भी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा होता है। पर लीजा की किस्मत बहुत अच्छी थी। अब हम यहाँ देखते हैं कि वहाँ पर एक डिटेक्टिव टीम मौजूद थी जो उसी सीरियल किलर के बारे में केस सॉल्व करने में लगी हुई थी, जिससे पिछले 6 महीने में कई लड़कियों की जान ली थी। पर उसके खिलाफ पुलिस को अभी भी कोई एविडेंस नहीं मिल पाया था और ना ही कोई पैटर्न था जिससे पुलिस फॉलो कर सके और उस सीरियल किलर को पकड़ सके, जिसकी वजह से पुलिस को यह केस सॉल्व करने में काफी चैलेंज लग रहा था। दूसरी तरफ लीजा को चुप देखकर वो लेडी ऑफिसर डिटेक्टिव लेरी की मदद मांगती है, जहाँ लेरी लीजा के पास जाते हैं, पर वह बिल्कुल खामोश थी और वह किसी से बात नहीं करना चाहती थी। पर लेरी अपने पॉकेट से अपनी बेटी की तस्वीर निकालकर उसे दिखाते हैं ताकि लीजा को अपनापन फील हो सके और वो खुलकर उनसे बात कर सके। तो लीजा से कहते हैं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है तुम मुझे एक एक करके बताओ। यहाँ लीजा उसे सारी बातें बताना शुरू कर देती है, जैसे उस आदमी के
पास ब्लैक कार है और उसमें रेड कारपेट लगी हुई है। उसके घर में 22 सीढ़ियां हैं और उसके कार के अंदर मैग्नम वर्ल्ड लिखा हुआ है। उसके घर में एक वाटर बेड है। वो आदमी गोरा है और लेफ्ट हैंडेड है। उसके पास में एक गन है। इतना सब कुछ सुनकर लैरी कंफर्म हो जाते हैं कि लीजा झूठ नहीं बोल रही है। वो फौरन लीजा के केस पर इन्वेस्टिगेशन चालू करने के लिए कहते हैं, पर जब हिप्नोसिस की बारी आती है तो परमिशन के लिए उसके घर पर कॉल किया जाता है, जहाँ पर मॉरिस उसका फादर बनकर बात करता है और वह इस चीज के लिए साफ साफ इनकार कर देता है, जिस पर लैरी सोचता है कि वो कैसे पिता हैं जिन्हें अपनी बेटी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वो लीजा से मॉरिस के बारे में पूछते हैं कि वह आखिर में ऐसा क्यों है, जहाँ लीजा हार कर मॉरिस की सच्चाई भी लैरी को बता देती है। वो तुरंत लीजा की नानी के घर पर जाते हैं और वहाँ पर मॉरिस को भी अरेस्ट कर लेते हैं। लीजा के इस केस को पूरी टीम बहुत ही अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर रही थी। लीजा के द्वारा बताए गए सारे डिटेल्स लैरी दिमाग में घूम रहे थे। वो सिर्फ एक ही बात को सोच रहे थे कि कहीं किडनैपर ही सीरियल किलर तो नहीं, क्योंकि सारे पॉइंट्स अब सीरियल किलर से बिल्कुल मैच कर रहे होते हैं। और यह सब कंफर्म करने के लिए वो लीजा के कपड़ों को फॉरेंसिक लैब भेजते हैं, जहाँ पर फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है। तब लैरी एकदम कंफर्म हो जाते हैं कि यह वही सीरियल किलर है। लैरी अब लीजा को लेकर वहीं जाते हैं जहाँ पर लीजा को वो आदमी छोड़कर गया था। लीजा लैरी की कार में बैठ जाती है और अपनी आंखें बंद करके वही सब रिपीट करती है जो उसने उस रात फील किया था। लीजा लैरी को लेकर उस गैस स्टेशन जाती है जहाँ पर उस आदमी ने गैस भरवाई थी। पुलिस उस गैस स्टेशन के कैमरे को चेक करती है, जहाँ पर उसके हाथ एक बहुत ही बड़ा सबूत लगता है। लीजा ने जैसा स्केच उस किडनैपर का बनवाई थी, बिल्कुल वैसा ही चेहरा उसे सीसीटीवी कैमरे में देखने को मिलता है। उस आदमी के पोस्टर बनवाए जाते हैं और जगह जगह लगवाए जाते हैं। अब पुलिस उस आदमी को ट्रैक करना शुरू कर देती है और इत्तेफाक से कुछ टाइम बाद वह आदमी पुलिस को दिख भी जाता है। वो आदमी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास एक कार चोरी की रिपोर्ट आई है और हमें आपके कार की फोटो लेनी है। वो कार के बाहर से ही उस आदमी की फोटो खींच लेते हैं और उसे जाने देते हैं। लीजा को फोटो दिखाने के बाद वो उस आदमी को पहचान जाती है और वो कंफर्म कर देती है कि यह वही किडनैपर है। जिसके तुरंत बाद पुलिस उस आदमी के घर पहुंच जाती है और उसे वहां पर 22 सीढ़ियां मिलती हैं और घर के अंदर जाने पर उन्हें लीजा के द्वारा फेंकी हुई क्लिप भी मिलती हैं। लीजा के फिंगरप्रिंट भी मिलते हैं जो कि लीजा ने जानबूझकर वहां छोड़े थे। अब इतने सारे सबूत मिलने के बाद पुलिस उसे पागलों की तरह ढूंढना शुरू कर देती है, जो कि फाइनली मिल जाता है क्योंकि वह आराम से खुलेआम घूम रहा था। उसी वक्त बहुत सारी पुलिस ऑफिसर्स उसे गन पॉइंट करके चारों तरफ से घेर लेते हैं और आज इतने बड़े मुजरिम को अरेस्ट कर लिया जाता है। यह सब होने के बाद लैरी लीजा को यह सारी खबर देते हैं, जिसके बाद लीजा की बहादुरी के लिए उसका क्लैपिंग से स्वागत करते हैं। लीजा ने अपने साथ साथ उन लड़कियों को भी आज इंसाफ दिलाया था जो कि बेकसूर थी और उस सीरियल किलर को पकड़वा कर आगे होने वाले क्राइम को भी रोका था। वेल, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि लीजा अपनी नानी के घर जाने को मना कर देती है क्योंकि वो घर एक नर्क से कम नहीं था। इसलिए लैरी लीजा की आंटी अंकल को वहाँ पर कांटेक्ट करके बुलाते हैं और लीजा के साथ इतना कुछ हो गया इस सब बारे में अंकल आंटी को कुछ भी नहीं पता था। वो लीजा को सॉरी बोलते हैं। उसके अंकल आंटी लैरी से बोलते हैं कि वो लीजा का बहुत ख्याल रखेंगे। लीजा लैरी को धन्यवाद कहती है और यहाँ हम देखते हैं कि लैरी भी काफी इमोशनल हो जाते हैं। कुछ समय बाद लीजा अपनी मॉम को एक लेटर लिखती है। वो लिखती है कि मॉम, आप हमेशा मुझसे कहती थी कि मैं एक अच्छी लाइफ डिजर्व नहीं करती, लेकिन मॉम आप गलत थी। वो अपनी मॉम को हमेशा के लिए गुड बाय लिख देती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी मम्मी को रियलाइज हो चुका था कि उसने लीजा के साथ बहुत गलत काम किया है। अब लीजा के पास उसकी अपनी फैमिली थी, जिस फैमिली के लिए वो हमेशा से तरसती रही। आज हम देखते हैं कि लीजा के पास सब कुछ था और अंत में हम देखते हैं वो सीरियल किलर जिसका नाम वो भी था, उसको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और कुछ सालों बाद दिखाया जाता है कि आज लीजा पुलिस ऑफिसर बन चुकी थी। और इसी के साथ यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।